अब इस 25वें सवाल में कह रहा है कि 20 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे हौज को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक नल द्वारा भरा जाता है। यदि पानी 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गिर रहा है तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें भी समय पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह 23वें सवाल के जैसा है, लेकिन 23वें सवाल में जो नल का मुंह था वह गोल नहीं था, घनाभाकार का था, ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी। लेकिन इस सवाल में जो नल का मुंह दिया हुआ है वह गोल दिया हुआ है, क्योंकि इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि यह एक हौज है और इस हौज की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और इस हौज की गहराई मतलब जो इसकी ऊंचाई है वह है 5 मीटर। तो इस हौज में जो पानी निकल रहा है नल से वह निकल रहा है 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट और इस नल की जो त्रिज्या है वह है 14 सेंटीमीटर। तो चूँकि हमें यह पता करना है कि इस हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा पानी से, वो भी उस नल से जिस नल की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और 1 मिनट में 300 सेंटीमीटर पानी निकल रहा है और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं और इस नल से निकले हुए पानी की लंबाई दे रखा है। तो इस नल की लंबाई या ऊंचाई हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यह यल है या h मान सकते हैं, जो कि दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर। तो जैसे कि 23वें सवाल में पहले 1 मिनट में नल से निकले हुए पानी का आयतन पता किया गया था, तो इसमें भी हम पता कर लें कि 1 मिनट में नल से कुल कितना पानी निकल रहा है। तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नल से 1 मिनट में निकले पानी का आयतन बराबर। तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा। तो चूंकि यह नल बेलनाकार है और जो बेलन का आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जो कि हम प्रश्नावली 17.2 में सीखेंगे। तो 1 मिनट में पानी का आयतन पता करने के लिए हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा बेलन का, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान जानते हैं कि 22/7 होता है और गुणे आर यहाँ पर दिया हुआ है 14, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 गुणे 14, क्योंकि स्क्वायर है आर पर, इसलिए 14 गुणे 14 और गुणे एच दिया हुआ है 300। तो इसको हल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि 1 मिनट का पानी का आयतन कुल कितना है। तो 7 × 7, 7 दूना 14। तो इसको इतना ही पड़ा रहने दें, गुणा ना कराएं। 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 300, क्योंकि इससे हमें भाग कराना है इसके आयतन को, तो वहीं पर हम इसे काट पीट लेंगे। तो चूंकि जो पानी निकल रहा था वह 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट निकल रहा था, तो जो यह आयतन आया है यह सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर मीटर दिया होता तो यहाँ पर हमें मीटर क्यूब लिखना होता। अब हम इस हौज का आयतन पता कर लें तो लिखेंगे तथा हौज का आयतन बराबर। तो हौज का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हौज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखेंगे। तो हौज की लंबाई कितनी है 20 मीटर गुणे चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। तो चूंकि जो हौज की मापे दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, अतः हौज का आयतन आएगा मीटर क्यूब। और जबकि 1 मिनट में निकले पानी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आया है और हम जानते हैं कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए एक ही यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा फिजिक्स में भी करते हैं। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर बना लें या मीटर को सेंटीमीटर बना लें। तो यहाँ पर तो इसे हल ही कर लिया गया है, इसलिए इस मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब बना लें। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुणा करा लें, या बराबर हो जाएगा 20 गुणे 15 गुणा 5 और गुणे इस मीटर की जगह पर हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर यह मीटर था तो इस मीटर की जगह पर लिख दिया गया 100 सेंटीमीटर और चूंकि इस पर क्यूब है इसलिए हम इसका करेंगे क्यूब, क्योंकि मीटर की जगह पर यह 100 सेंटीमीटर लिखा गया है, क्यूब तो है ही, तो क्यूब भी हमें लगाना पड़ेगा। तो जब हम अब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणे 15 गुणे 5 और गुणे 100 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 100 100 और 100 की जब गुणा कराएंगे तो चूंकि इसमें 6 जीरो हैं इसलिए 1 के बाद 6 जीरो लगा दें, ठीक है। तो यह हो जाएगा 10 लाख। तो 100 का तो क्यूब कर लिया गया, अब सेंटीमीटर का भी हमें क्यूब करना होगा, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और चूंकि हमें इस सवाल में समय पता करना है कि इस हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो जैसा कि 23वां सवाल किया गया था समय उसमें भी ज्ञात किया गया था। तो उसमें समय कैसे ज्ञात किया गया था, हौज का आयतन बटे 1 मिनट में निकले हुए पानी का आयतन। तो इसमें भी हम वही करेंगे। अब इसे काट पीट लें तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, फिर 3 × 3 3 × 5 15, फिर 2 × 2 2 × 2 और 2 दशामलव
20, फिर 2 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ती 14 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 3 0। तो अब तो कुछ कटपिट नहीं पाएगा, तो जो हमारे पास बचा है वह यहाँ लिख लें। तो ऊपर देखिए हमारे पास बचा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5000। तो 5 पचे 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 3 ये 0 और नीचे यहाँ पर क्या बचा है सिर्फ 11 और 7, तो 11 सती 77। तो अब 77 से इसमें भाग करा लें। तो जब हम 6,25,000 में 77 से भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8116.88। तो क्योंकि सवाल में जो समय दिया हुआ है वह मिनट में दिया हुआ है, अतः हौज को भरने में जो समय लगेगा वह लगेगा 8116.88 मिनट। और जो बुक में आंसर आ रहा है वह दिन में भी आ रहा है और घंटे में भी आ रहा है और मिनट में भी आ रहा है। तो इसको हम दिन भी बना लें, घंटा भी बना लें और मिनट भी बना लें। और यदि आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हम इतना ही आंसर रख सकते हैं, ठीक है। और यदि बनाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले तो यह दशमलव हटा लें, ठीक है, ताकि हमारी गुणा भाग आसान हो सके। तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद कोई भी यदि हम अंक हटाते हैं तो उससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाता है, यदि जिस संख्या को हम हटा रहे हैं वह 5 से बड़ी है तो, ठीक है। और यदि 5 से छोटी है तो उससे पहले वाली जितनी संख्या रहेगी उतनी की उतनी ही वह रहेगी। तो चूंकि जो यहाँ पर 8 8 है, तो जब हम इस 8 को हटाएंगे मतलब दशमलव भी हटा देंगे तो इधर का एक अंक बढ़ जाएगा। वह इसलिए क्योंकि यह 8 जो है 5 से बड़ा है। तो यह हो जाएगा 8117 और इस दशमलव को हटा सकते हैं तो यह हो जाएगा 8117 और इस दशमलव को हटा दें। तो चूंकि हमें दिन भी बनाना है, घंटा भी बनाना है और मिनट भी बनाना है, तो पहले तो इन मिनटों को घंटा में कन्वर्ट कर लें। तो हम जानते हैं कि एक जो घंटा होता है वह 60 मिनट के बराबर होता है। अतः जब हम 60 से 8117 में भाग कराएंगे तो 8117 मिनट में जो घंटे आएंगे वह आएंगे 135 घंटा, लेकिन 17 मिनट तब भी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 135 घंटे और यह शेष में 17 मिनट बचा है तो यहाँ पर लिख दें 17 मिनट। और जो यहाँ पर यह 135 घंटा आ गया है इसको दिन बना लें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर घंटे दिए हुए हैं 135। तो पहले जो यहाँ पर यह 135 घंटा है इसको दिन बना लें। तो चूंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं इसलिए हम 24 से भाग कराएंगे तो 24 पंचे हो जाएगा 120। तो 5 दिन निकल आए लेकिन 15 घंटा तब भी बच गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 दिन और 15 घंटे रह गए हैं तो 15 घंटे और 17 मिनट, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 26वें सवाल में कह रहा है कि बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है और लकड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी है। तो 8 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से जिस संदूक को हमें बनाना है तो मान लेते हैं कि वह यह संदूक है जो कि 150 सेंटीमीटर का लंबा है। तो मान लेते हैं कि यह लंबाई है तो यह है 150 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखा है। तो चौड़ाई मान लेते हैं कि यह है इसकी, जो कि यह है 75 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो जो यह संदूक है, संदूक का मतलब जो यह बॉक्स है, तो इस बॉक्स की ये तो सब बाहरी दी हुई है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें यह पता करना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। घन सेंटीमीटर का मतलब यह हुआ कि हमें आयतन पता करना है इस लकड़ी का। तो हम जानते हैं यदि हम इस बॉक्स का आयतन निकालें तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है
तो जब हम इन तीनों की गुणा कराएंगे तो इस पूरे बॉक्स का आयतन निकल कर आएगा और हमें सिर्फ लकड़ी का ही आयतन पता करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस पूरे बॉक्स का आयतन पता कर लें। ठीक है, और फिर हम इस बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है उसका आयतन पता कर लें। फिर पूरे बॉक्स के आयतन में से जो वह खाली जगह का आयतन आया है वह घटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ शेष लकड़ी का ही आयतन बचेगा। ठीक है, तो ये तो पूरे बॉक्स की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और यदि इस बॉक्स के अंदर के खाली स्थान का आयतन पता करना चाहते हैं जिसे हमें घटाना है, तो पहले तो हम इस बॉक्स के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता कर लें। क्योंकि बाहर तो इसकी लंबाई 150 मीटर है, लेकिन जो इसके अंदर लंबाई होगी वह 150 नहीं होगी क्योंकि इसमें 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कुल 6 फलक हैं। एक यह है सामने वाला और एक इसके पीछे वाला, एक यह बाएं वाला और एक यह दाएं वाला, एक यह ऊपर वाला और एक यह नीचे वाला। तो यदि इसमें से हम एक फलक बाहर निकाल लें, यह सामने वाला ही, तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह कितनी है, 150 सेंटीमीटर। और जबकि जो यह लकड़ी है यह 5 सेंटीमीटर की है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर भी 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो अब हमारे पास जो यह खाली स्थान बचा है इसे हमें घटाना है। ठीक है, तो अब इस खाली स्थान की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 150 सेंटीमीटर पूरी इसकी लंबाई थी, तो अब कितनी रह गई, सिर्फ 140, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर से कम पड़ गया, 5 सेंटीमीटर इधर से कम पड़ गया। तो जो आंतरिक लंबाई है, मतलब भीतर की जो लंबाई है वह कितनी रह जाएगी, 140 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी रह जाएगी, तो चौड़ाई भी 10 कम पड़ जाएगी क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वह इस प्रकार से भी होगा। 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यह है, 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यह भी है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यह कम पड़ गया और 5 सेंटीमीटर यह कम पड़ गया, तो अंदर कितना बचा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो कुल दूरी इसकी थी वह थी 75 सेंटीमीटर। तो 75 से 5 यह कम पड़ गया, 5 यह कम पड़ गया, मतलब 10 कम पड़ गया, तो कितना रह गया, 65। तो चौड़ाई जो रह जाएगी वह रह जाएगी 65। इसी प्रकार ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी इस प्रकार से लगी है, तो 5 सेंटीमीटर लकड़ी यहाँ पर भी तो लगेगी, तो 5 यह कम पड़ जाएगा, 5 यह कम पड़ जाएगा, और पूरी इसकी ऊंचाई कितनी थी, 60, मतलब 10 कम हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो खाली स्थान की जो मापे आई हैं वो ये आई हैं, लंबाई 140, चौड़ाई 65 और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो अब हम कुल आयतन में से यह आंतरिक आयतन घटा देंगे तो शेष लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। मतलब सिर्फ यही हमारे पास सिर्फ रह जाएगा, लकड़ी, क्योंकि पूरे आयतन में से हम यह खाली वाला आयतन घटा देंगे तो सिर्फ यही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे संदूक का बाहरी आयतन। तो संदूक का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, यही लंबाई, चौड़ाई जो ऊंचाई है इन तीनों की हम गुणा करा दें तो यह हो जाएगा 150 गुणे 75 गुणे 60। तो अब तीनों की गुणा करा लें तो 15 छक्का 90, तो यह आ गया संदूक का बाहरी आयतन, जो कि आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मापे सेंटीमीटर में हैं। अब हमें अंदर का आयतन पता करना है, खाली स्थान का, तो लिखेंगे चूंकि लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर है इसलिए संदूक की आंतरिक लंबाई बराबर, तो आंतरिक लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई है 150, 150 में से घटा देंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम हुआ है, इसलिए 2 गुणे 5 बराबर यह कितना हो जाएगा, 150 में से घटाएंगे 2 पंचे 10, तो रह जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी रह जाएगी, संदूक की आंतरिक चौड़ाई बराबर कितनी रह जाएगी, 10 इसमें से कम कर दें तो 65 सेंटीमीटर, तथा संदूक की जो आंतरिक ऊंचाई होगी वह कितनी हो जाएगी, 60 में से 10 कम कर लें तो रह जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब इन तीनों की गुणा कराकर हम आंतरिक आयतन पता कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए संदूक का आंतरिक आयतन 140 गुणे 65 गुणे 50। तो अब तीनों की गुणा करा लें तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 2 जीरो तो हो जाएगा 7000, और जिसकी गुणा हमें करानी है 65 से, तो 3 जीरो यह रख दें और 7 की गुणा 65 में करा लें तो 7 पचे 35 हासिल 3, 7 छंग 42 और 3 45, और इसके भी मापे सेंटीमीटर में है इसलिए यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
तो लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, संदूक के पूरे आयतन में से हम यहाँ आंतरिक आयतन घटा देंगे। तो बाहरी आयतन कितना आया है, 6,75,000 में से घटाएंगे हम 4,55,000। तो यह बचेगा 3 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। तो यह आ जाएगा 2,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 2,20,000 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी की आवश्यकता होगी। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 27वें सवाल में कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे, 12.5 सेंटीमीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार ठोस को गलाकर बने घन की कोर ज्ञात कीजिए। तो सवाल में कह रहा है कि एक आयताकार ठोस है जिसे गलाकर एक घन बनाया गया है, तो उस घन की हमें कोर पता करनी है। ठीक है, और जो वह आयताकार ठोस है उसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई है वह 8 सेंटीमीटर है। तो इसे गलाकर एक घन बनाया गया है। तो मान लेते हैं कि वह घन कुछ इस प्रकार से है। तो चूंकि यह एक घनाभाकार है और यह एक घन है, तो इसे गलाकर यह घन बनाया गया है। तो इसका मतलब यह है जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, क्योंकि इसको गलाकर ही यह बनाया गया है। तो इन दोनों का आयतन बराबर रहेगा। तो इसकी भुजा पता करने के लिए पहले हम इसका आयतन निकाल लें और फिर इसका आयतन इस आयतन के बराबर कर देंगे। ठीक है, और दोनों के आयतनों का सूत्र अलग ही रहेगा क्योंकि यह घनाभ है। तो लिखेंगे आयताकार ठोस का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 12.5 और ऊंचाई है 8। तो अब इन तीनों की गुणा करा लें। तो 20 8 हो जाएगा 160 और 160 की गुणा 12.5 में करा लें। और एक पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर दशमलव, तो यह आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन है और आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा। तो चूंकि यह घन है और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर रहेगी, तो पहले तो इसकी भुजा को कुछ मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना गलाकर बनाए गए घन की कोर ए है। ए या यक्स या यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर आयताकार ठोस का आयतन। तो घन का आयतन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम घन के आयतन का सूत्र लगा सकते हैं, जो कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब या कोर क्यूब। तो कोर को यहाँ पर ए माना गया है, तो यह हो जाएगा ए क्यूब बराबर आयताकार ठोस का आयतन जो कि आया है 2000। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जो यह क्यूब है उठाकर इस क्यूब को उठाकर इधर लाएंगे तो यह घनमूल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे 3, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2000 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1000, क्योंकि 1000 की गुणा 2 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 2000। और इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। और हम जानते हैं कि यदि ए स्क्वायर हो, मतलब कोई अंदर स्क्वायर में हो, तो जो यहाँ पर स्क्वायर होता है या इस स्क्वायर से यह रूट कट जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी अंदर भी 3 आ गया है, तो इस 3 से यह घनमूल कट जाएगा तो 10 बाहर निकल आएगा। तो 10 बाहर निकल आएगा, लेकिन अंदर 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 की घात 3 है ही नहीं, इसलिए इसको घनमूल के अंदर ही रखें। अतः इस घन की जो कोर आएगी, मतलब जो भुजा आएगी, वह आएगी 10 घनमूल 2 सेंटीमीटर। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 28वें सवाल में देखिए संपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, कोरों में अनुपात दिया हुआ है और इसमें कोरों की माप ज्ञात करना है। जबकि 8वें सवाल में भी देखिए कोरों की लंबाइयों में अनुपात दिया हुआ था और संपूर्ण प्रश्न दिया हुआ था। ठीक है, तो इस 8वें सवाल में भी कोरों की लंबाइयां ही पता की गई थी। तो यह 28वां सवाल इस 8वें सवाल के जैसा होगा, तो इसे तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। फिर 29वां सवाल में देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, संपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। और 16वें सवाल में देखिए संपूर्ण प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ पर भी संपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, इसमें भी आयतन दिया हुआ है, और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो इसमें भी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और 16वें सवाल में कोरों की माप ज्ञात की गई थी और 29वें सवाल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कोरें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही होती हैं, मतलब यह 29वां सवाल 16वें सवाल के जैसा ही है। तो इस 28वें सवाल को 8वें सवाल की सहायता से और 29वां सवाल 16वें सवाल की सहायता से आप स्वयं ही हल कर सकते हैं। ठीक है।
तो इस 30वें सवाल में कह रहा है कि यदि एक आदमी को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कमरे में कितने आदमियों के लिए हवा पर्याप्त होगी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर है। तो सवाल कह रहा है कि एक कमरा है जिस कमरे की लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। तो हमें यह पता करना है कि इस कमरे में कितने आदमियों के लिए हवा पर्याप्त है, जबकि एक आदमी को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि इस कमरे में कुल हवा कितनी है। जैसे मान लेते हैं कि इस कमरे में कुल 500 घन मीटर हवा है, तो कितने आदमियों के लिए पर्याप्त हो जाएगी। हम 500 को 10 से भाग करा देंगे तो बचेगा 50, मतलब इसमें 50 व्यक्तियों के लिए हवा पर्याप्त है। तो सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि इस कमरे में कुल हवा कितनी है। तो इस कमरे में उतनी ही हवा होगी जितना कि इस कमरे का आयतन होगा। तो चूंकि यह कमरा घनाभाकार का है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसलिए कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे कमरे में हवा का आयतन बराबर, तो हवा का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों की गुणा करा दें, 15 गुणे 8 गुणे 10, तो 15 8 हो जाएगा 120 और एक यह 0, तो यह हो जाएगा 1200 घन मीटर। अब 1200 को हम 10 से भाग करा देंगे, पता चल जाएगा कि आदमियों की कुल संख्या कितनी है। तो लिखेंगे इसलिए आदमियों की संख्या बराबर, तो यह हो जाएगा 1200 बटे कर देंगे 10, तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा, तो यह बचेगा 120। अतः 120 आदमियों के लिए इस कमरे में हवा पर्याप्त है, अतः यही 120 हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 31वें सवाल में कह रहा है कि एक संदूक 16 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ज्ञात कीजिए उसमें 16 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक संदूक 16 मीटर लंबा है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वह है 16 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वह है 4 मीटर और जो इसकी ऊंचाई है वह है 2 मीटर। तो हमें यह पता करना है कि 16 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। जैसे कि अभी 30वें सवाल में आदमियों की संख्या पता की गई थी, तो उसी प्रकार इसमें हमें घनों की संख्या पता करना है कि इसमें 16 घन मीटर वाले आयतन के कितने घन रखे जा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक घन है और इस घन का जो आयतन है वह है 16 घन मीटर। तो इतने छोटे छोटे घन इस संदूक में कितने रखे जा सकते हैं, ठीक है, हमें यह पता करना है। तो पहले हम पूरे संदूक का आयतन पता कर लें, फिर इस आयतन से हम भाग करा देंगे, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संदूक का आयतन बराबर, संदूक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई 4, ऊंचाई 2, तो यह हो जाएगा 16 चौक 64 दूनी 128, या इतना ही पड़ा रहने दें मीटर क्यूब। तो लिखेंगे इसलिए 16 घन मीटर आयतन वाले घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणे 4 गुणे 2 बटे कर देंगे 16, क्योंकि 16 घन मीटर क्यूब वाले आयतनों की संख्या पता करना है। तो 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा 4 दूना 8, अतः घनों की संख्या 8 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।